जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आप देखते रहें। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय पर बने वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में संसदीय वित्तीय प्रक्रिया का विनियमन की 47वीं वीडियो बनाकर इसके 119 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में संसदीय वित्तीय प्रक्रिया का विनियमन 48वीं वीडियो बनाकर इसके 120वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये अनुच्छेद ये कानूनी अंश बताता है कि संसद को वित्तीय मामलों से संबंधित प्रक्रिया को कानून द्वारा विनियमित करने का अधिकार है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा पर बात करेंगे। बता दें कि यह उद्धरण भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद को दर्शाता है जो संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा के बारे में है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। हालांकि यह प्रावधान है कि सभापति या अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं, यदि वे हिंदी या अंग्रेजी में पर्याप्त रूप से खुद को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त खंड 2 में यह बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष की अवधि के बाद यह प्रावधान प्रभावी होगा मानो उसमें से या अंग्रेजी में शब्द हटा दिए गए हों, जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान न करे। इस प्रकार यह खंड संसदीय कार्यवाही के लिए आधिकारिक भाषाओं और अल्पकालिक अपवादों की रूपरेखा तैयार करता है। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 1 भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से नहीं कर सकता, सदन को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। 2 जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद इस प्रकार प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्द उसमें से हटा दिए गए हों। अच्छा, कभी ये सोचा है कि भारत जैसे देश में जहां इतनी भाषाएं हैं, इतनी विविधता है, वहां जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत है संसद, वहां बातचीत कैसे होती होगी? अब सोचिए, कोई तमिलनाडु से है, कोई पंजाब से, कोई बंगाल से, सबकी अपनी अपनी भाषा। तो जब वो सब एक जगह आते हैं कानून बनाने के लिए, तो काम कैसे चलता होगा? किस भाषा में बात होती होगी? ये सवाल तो उठता है ना। बिल्कुल, और ये सवाल सिर्फ यूं कहिए प्रैक्टिकली नहीं है, ये संवैधानिक भी है। भारत की यही जो भाषाई विविधता है ना, यही इसकी खूबसूरती भी है और थोड़ी जटिलता भी। और इसी जटिलता को कहीं ना कहीं सुलझाने की एक कोशिश हमें संविधान के अनुच्छेद 120 में दिखती है। ये खास तौर पर संसद में इस्तेमाल होने वाली भाषा के बारे में ही है। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अनुच्छेद 120 और हमारी चर्चा का आधार वो सीधे संविधान का टेक्स्ट ही है जी। मकसद बस ये समझना है कि संविधान बनाने वालों ने आखिर क्या सोचा था, क्या नियम बनाए संसद की भाषा के लिए, और आज उसके क्या मायने हैं। क्योंकि भाषा का मुद्दा तो हम जानते ही हैं, भारत में हमेशा से संवेदनशील रहा है। तो चलिए देखते हैं इस अनुच्छेद में क्या है। सही कहा, ये अनुच्छेद वैसे देखने में छोटा लगता है, पर संसदीय कार्यवाही को ठीक से चलाने के लिए ये बहुत ही अहम है, एक बुनियाद की तरह। खासकर भारत की जो जमीनी हकीकत है, इतनी सारी भाषाएं, उसको ध्यान में रखते हुए ये रास्ता निकालने की कोशिश करता है। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले हिस्से से। खंड 1 क्या कहता है ये? देखिए, खंड 1 बिल्कुल साफ कहता है कि संसद में जो कामकाज होगा, जो भी कार्रवाई होगी, वो हिंदी या अंग्रेजी में की जाएगी। अच्छा, हिंदी या अंग्रेजी? जी, और यहाँ ये या शब्द
मतलब और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, मतलब अब विकल्प दिया गया। ये नहीं कि सिर्फ हिंदी या सिर्फ अंग्रेजी, दोनों में से कोई भी। बिल्कुल, कोई एक अनिवार्य नहीं। और ये बात और भी अहम हो जाती है जब हम देखते हैं कि ये प्रावधान संविधान के भाग 17 में कुछ भी लिखा हो उसके बावजूद लागू होता है। भाग 17, वो राजभाषा वाला। हाँ, वही भाग 17 राजभाषा के बारे में है, संघ की भाषा, राज्यों की भाषा वगैरह। लेकिन अनुच्छेद 120 वो संसद के लिए एक खास अलग व्यवस्था बनाता है। अच्छा। हाँ, इसमें एक शर्त और है कि अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अधीन है। अनुच्छेद 348 वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में है। ओके। लेकिन संसद के लिए हाँ, ये दो विकल्प हिंदी और अंग्रेजी एकदम साफ तौर पर दिए गए। ये दिलचस्प है कि शुरुआत से ही ये दोहरी व्यवस्था रखी। शायद उस वक्त की, क्या कहते हैं, राजनीतिक सच्चाई यही थी। हाँ, क्योंकि आजादी के टाइम पे भी तो हिंदी को लेकर काफी बहस थी, पर शायद सब एकमत नहीं हो पाए थे। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। अगर संविधान सभा की बहसें देखें ना, तो भाषा का सवाल बहुत ही गर्मागर्म मुद्दा था। कुछ लोग थे जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रबल समर्थक थे, तो वहीं दक्षिण भारत और दूसरे गैर हिंदी भाषी इलाकों से इसका कड़ा विरोध भी था। तो ऐसे में हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी जारी रखना ये एक तरह का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था, समझौता जैसा। हाँ, कह सकते हैं सबको साथ लेकर चलने की कोशिश थी, ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई हम पर कोई एक भाषा थोपी जा रही है। वो या शब्द जो है ना, वो उसी समझौते और संतुलन का प्रतीक है एक तरह से। किया। तो ये तो हो गई मुख्य भाषाएं, हिंदी या अंग्रेजी। लेकिन क्या उन सदस्यों का भी सोचा गया जिन्हें शायद न हिंदी ठीक से आती हो न अंग्रेजी? भारत में तो बहुत भाषाएं हैं। हाँ, बिल्कुल सोचा गया। और यहीं पर अनुच्छेद 120(1) का वो परंतुक यानी प्रोवाइजो, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतुक, अच्छा जी, ये वो हिस्सा है जो इस अनुच्छेद को असल में समावेशी बनाता है, इंक्लूसिव। तो ये क्या कहता है ये परंतुक? ये कहता है कि अगर कोई सदस्य, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का, वो हिंदी या अंग्रेजी में मतलब अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहा, पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा, तो सदन के जो पीठासीन अधिकारी हैं, मतलब राज्यसभा में सभापति या लोकसभा में अध्यक्ष, वो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की इजाजत दे सकते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब अगर कोई सांसद चुनकर आया है और वो मान लीजिए सिर्फ संथाली जानता है या कोंकणी या मणिपुरी, हाँ, अच्छे से वो अपनी बात रख सकता है। जी है, बिल्कुल, उसे रोका नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं। यही तो इस परंतुक का मकसद है। ये पक्का करता है कि भाषा वो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में किसी की आवाज को रोके नहीं। सही बात है। सोचिए, अगर ये ना होता तो कितने ही चुने हुए प्रतिनिधि शायद कभी अपनी बात रख ही नहीं पाते, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदी अंग्रेजी में उतने सहज नहीं है। ये प्रावधान तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत करता है कि हर चुने हुए नुमाइंदे को अपनी बात कहने का हक है, चाहे वो किसी भी भाषा, किसी भी पृष्ठभूमि से हो। ये वाकई दूरदर्शिता है। मतलब सिर्फ काम चलाने की नहीं सोची, बल्कि ये भी सोचा कि हर आवाज सुनी कैसे जाए। पर क्या ये प्रैक्टिकली आसान होता होगा? मतलब अनुवाद वगैरह की व्यवस्था होती होगी? निश्चित रूप से। इसके बिना तो ये प्रावधान लागू ही नहीं हो पाता। संसद में एक बहुत अच्छी अनुवाद प्रणाली है, साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन सिस्टम जिसे कहते हैं। अच्छा, हेडफोन लगाकर सुनते हैं जैसे। जी हाँ, बिल्कुल। जब कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति लेता है, तो उसका भाषण साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट होता है और दूसरे सदस्यों से हेडफोन से सुन सकते हैं। संविधान ने सिद्धांत दिया और संसद ने उसे अमल में लाने का तरीका बनाया। ये जानना बहुत दिलचस्प था। तो ये हुआ खंड 1 और उसका परंतुक। अब आगे क्या है? आपने कहा था इसमें एक और पेज है। हाँ, अब आते हैं अनुच्छेद 120 के खंड 2 पर। ये हिस्सा ये भविष्य की एक योजना के बारे में था और यहीं पर कहानी थोड़ा अलग मोड़ लेती है। भविष्य की योजना क्या मतलब? खंड 2 ये कहता है कि संविधान लागू होने से 15 साल की अवधि जब खत्म हो जाएगी, यानी 26 जनवरी 1965 के बाद, हाँ, उसके बाद अनुच्छेद 120(1) से वो या अंग्रेजी में और इन इंग्लिश वाले शब्द हटा दिए जाएंगे। क्या हटा दिए जाएंगे? मतलब 15 साल बाद संसद से अंग्रेजी खत्म, सिर्फ हिंदी रह जाएगी। ये तो बहुत बड़ा कदम होता।
हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है। ऐसा लगता है कि मूल मंशा शायद यही रही होगी कि भाई 15 साल का एक ट्रांजिशन पीरियड हो, जिसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजी का इस्तेमाल बंद हो जाए और हिंदी ही संसद के कामकाज की अकेली मुख्य भाषा बन जाए। ये उस समय की जो भावना थी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की, उसके अनुरूप लगता है। लेकिन हम तो जानते हैं आज भी अंग्रेजी चलती है संसद में, खूब चलती है। तो फिर इस 15 साल वाली बात का क्या हुआ? लागू नहीं हुई क्या? यहीं पर खंड 2 का वो हिस्सा आता है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरी बात यह है कि अंग्रेजी को हटाया जाएगा जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। अच्छा, अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स, ये वाला हिस्सा। बिल्कुल। तो मतलब इसमें एक अगर मगर जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। संविधान ने सीमा तो तय की 15 साल की, लेकिन साथ ही ये ताकत भी संसद को दे दी कि वो चाहे तो कानून बनाकर अंग्रेजी को जारी रख सकती है। बिल्कुल सही। ये जो जब तक की वाला वाक्यांश है ना, अनलेस क्लॉज, यही निर्णायक साबित हुआ। इसने एक तरह से भविष्य के लिए एक दरवाजा खुला छोड़ दिया। संविधान बनाने वालों ने शायद ये अंदाजा लगा लिया था कि भाई 15 साल में ये भाषा का मसला शायद न सुलझे या देश की जरूरतें बदल सकती हैं, तो उन्होंने आखिरी फैसला आने वाली संसद पर छोड़ दिया। और जैसा हम जानते हैं 1965 आने से पहले ही भाषा को लेकर देश में, खासकर दक्षिण भारत में काफी चिंताएं थीं, आंदोलन भी हुए। जी हाँ, 1960 का दशक इस लिहाज से काफी उथल-पुथल वाला रहा। हाँ, सुना है मैंने। तो इन्हीं सब हालात को देखते हुए संसद ने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल किया। राजभाषा अधिनियम 1963, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, वो पारित किया गया। अच्छा। और इस कानून ने 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की व्यवस्था कर दी। तो संविधान की वो 15 साल वाली डेडलाइन वो कभी लागू ही नहीं हुई, क्योंकि संसद ने कानून बनाकर उसे बदल दिया, ठीक वैसे ही जैसे अनुच्छेद 120(2) ने उसे शक्ति दी थी। कमाल है। मतलब संविधान ने एक रास्ता दिखाया, पर साथ में रास्ता बदलने का नक्शा भी दे दिया। ये तो संविधान की अपनी बनावट के बारे में भी कुछ कहता है ना, कि वो कितना फ्लेक्सिबल है या हो सकता है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ, परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, या कम से कम उसमें बदलाव की गुंजाइश रखी गई है। ये प्रावधान दिखाता है कि कैसे संवैधानिक आदर्श, जैसे शायद हिंदी को एकमात्र भाषा बनाना, और जमीनी हकीकत जैसे भाषाई विविधता और राजनीतिक संवेदनशीलता, इनके बीच एक संतुलन साधा गया। संसद को ये शक्ति देना, ये संवैधानिक विवेक और राजनीतिक व्यावहारिकता दोनों का एक अच्छा उदाहरण है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, एक सार निकालें, तो अनुच्छेद 120 के मुख्य बिंदु क्या निकलते हैं? क्या बताता है ये हमें? देखिए, इसे हम 3 मुख्य बातों में समझ सकते हैं। पहली, संसद के कामकाज की 2 मुख्य भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी, और दोनों को बराबर का दर्जा। ठीक है। दूसरी, समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी का ध्यान रखा गया। अगर कोई सदस्य इन दोनों में सहज नहीं है तो अपनी मातृभाषा में बोलने की इजाजत मिल सकती है, कोई आवाज अनसुनी न रहे। और तीसरी बात कि अंग्रेजी को हटाने का एक प्लान तो था शुरू में, लेकिन आखिरी फैसला संसद पर छोड़ा गया, जिसने उसे जारी रखा। एकदम से। अब अगर हम इसके महत्व को देखें तो ये अनुच्छेद सिर्फ एक नियम नहीं है, ये भारत की भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधने की संवैधानिक कोशिश है। ये दिखाता है कि कैसे इतना बड़ा बहुभाषी देश अपने सबसे ऊंचे विधायी मंच पर, मतलब पार्लियामेंट में, बातचीत को मुमकिन बनाता है। एक तरफ हिंदी और अंग्रेजी के जरिए पूरे देश में संवाद का एक माध्यम देता है, तो दूसरी तरफ मातृभाषा के प्रावधान से क्षेत्रीय भाषाओं और पहचानों का सम्मान भी करता है। ये संतुलन साधना, ये वाकई मुश्किल काम रहा होगा, खासकर भाषा जैसे भावनात्मक मुद्दे पर। हाँ, और इसीलिए अनुच्छेद 120 इतना महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों ने कितनी संजीदगी से इस मुद्दे पर सोचा था। उन्होंने ना तो किसी एक भाषा को थोपा, ना ही इतनी सारी भाषाओं की वजह से कामकाज को रोकने दिया। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, एक ऐसा रास्ता जो लचीला भी था और जिसने भविष्य की जरूरतों के लिए भी जगह छोड़ी।
ये अनुच्छेद कह सकते हैं भारत की अनेकता में एकता वाले सिद्धांत का संसदीय प्रतिबिंब है। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 120 वो चाबी है, संवैधानिक चाबी, जो भारत की संसद में होने वाली बहस और कामकाज को भाषाई रुकावटों से बचाने में मदद करती है और ये पक्का करती है कि इतनी विविधता के बावजूद संवाद बना रहे। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी उभरती है जो सीधे अनुच्छेद 120(2) के उस हिस्से से जुड़ती है, जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। हाँ, संविधान ने एक तरफ 15 साल की समय सीमा दी, लेकिन दूसरी ही तरफ उसी सांस में संसद को उसे बदलने का हक भी दे दिया। हाँ, ये थोड़ा अजीब सा लगता है ना कि नियम भी बनाया और उसे पलटने का तरीका भी बता दिया। सही कहा। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि संविधान और कानून, इनके बीच रिश्ता कितना डायनामिक होता है। कैसे समय के साथ बदलती हुई सामाजिक, राजनीतिक जरूरतें और दबाव संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या मतलब इंटरप्रिटेशन और उनके अमल को बदल सकते हैं। ये दिखाता है कि संविधान बनाना सिर्फ एक शुरुआत है, उसे निभाना, उसे समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखना, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विधायिका यानी पार्लियामेंट की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि क्या संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ये लचीलापन रखा था, ये जानते हुए कि भाषा जैसे मुद्दे पर आखिरी फैसला आने वाली पीढ़ियों और उनकी चुनी हुई संसद पर छोड़ना ही शायद बेहतर होगा। ये लचीलापन, ये ताकत है या कमजोरी, इस पर सोचना दिलचस्प होगा। वाकई ये सोचने वाली बात है कि कैसे संविधान एक ढांचा देता है, पर उस ढांचे के अंदर बहुत कुछ समय और हालात पर निर्भर करता है। खैर, आज की इस बातचीत से अनुच्छेद 120 की परतें काफी अच्छे से समझ में आईं। ये सिर्फ एक नियम नहीं, ये भारत की कहानी का एक अहम हिस्सा है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपको इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।